हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हमारा आज का टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंजन या इंट्रोडक्शन टू द ऑटोमोबाइल इंजन। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला टॉपिक हमारा होगा इसके अंदर इंजन। तो इंजन क्या है? इंजन वह मशीन है जो हीट ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वह इंजन कहलाती है। तो हीट ऊर्जा मतलब कि ऊष्मा ऊर्जा, जो ईंधन के पास हमारे रासायनिक ऊर्जा होती है, उस रसायन पेट्रोल या डीजल के पास जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको हम क्या करते हैं, स्पार्क प्लग की मदद से या कंप्रेशन की मदद से हम उसको जलाते हैं। जलाने के बाद हमको ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। उसी ऊष्मा ऊर्जा को हम पिस्टन की मदद से यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील करते हैं। तो इंजन क्या है? जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करे उसे हम इंजन कहते हैं। दूसरा हमारा टर्म आता है हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन उन इंजनों को हम कहते हैं जिसमें जो गैसें होती हैं उनको उच्च दबाव पर फैला करके शक्ति प्राप्त की जाती है। जैसा कि हम देखते हैं पेट्रोल या डीजल इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो गैस और हवा और पेट्रोल का मिक्सचर है उसको हम क्या करते हैं, उच्च दबाव पर फैला करके पिस्टन के ऊपर एक दबाव लगाया जाता है जिससे कि हमें शक्ति मिलती है। उसी प्रकार से डीजल के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो हवा को कंप्रेस करने के बाद डीजल के उसके ऊपर कंप्रेस्ड डीजल का छिड़काव किया जाता है या स्प्रे किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो हमको उच्च दबाव भरने के बाद में उच्च दबाव मिलता है जिसकी वजह से पिस्टन हमारा मूव करता है, नीचे की तरफ बीटीसी की तरफ मूव करेगा। उससे हमको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। उन्हीं को कहते हैं हीट इंजन। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हीट इंजन वे इंजन है जिनमें हीट ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। तो हीट इंजनों को हम वर्गीकरण करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं दो तरीके से। पहले आते हैं हमारे एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दूसरे आते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो इंजन होते हैं जिनके अंदर जो ईंधन है, ईंधन का जो दहन होगा वो इंजन के बाहर होता है। जो ईंधन जलाया जाता है वो इंजन के बाहर जलाया जाएगा, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और उसी प्रकार से जिन इंजनों के अंदर ईंधन को जलाया जाएगा या दहन किया जाएगा उनको हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला स्टीम इंजन और दूसरा टरबाइन इंजन। तो स्टीम इंजन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसको भाप इंजन भी कहा जाता है। जैसे कि हम पहले ट्रेन्स वगैरह देखते थे, भाप इंजन से ट्रेन्स चलती थी, अब तो बहुत ही कम नज़र आती हैं। तो उनके अंदर क्या होता था, एक बॉयलर लगा होता था, उस बॉयलर के अंदर स्टीम बनाई जाती थी कोयले को जला करके। तो वो सब क्या होता है, इंजन के बाहर हो रहा है, जो ईंधन कोयला है वो बाहर इंजन से बाहर जल रहा है और उसकी मदद से स्टीम बन रही है और उस स्टीम को पिस्टन के ऊपर दबाव बनाया जाता था उसकी मदद से, और शक्ति उससे मिलती थी हमको। दूसरा आता है हमारे पास टरबाइन इंजन। टरबाइन इंजन से आप आज के टाइम में देखते हैं जो हमारी फ्लाइट्स होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं टरबाइन इंजन से। दूसरा हमारे पास आता है इंटरनल कंबशन इंजन के जो वर्गीकरण किया गया है, दो तरीके से किया जाता है, स्पार्क इग्निशन इंजन और कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। हम क्या करते हैं, जब कभी भी ईंधन को स्पार्क की मदद से या स्पार्क प्लग की मदद से जब भी कभी जलाया जाएगा उसको हम कहते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। दूसरा आता है हमारे पास कॉम्प्रेशन इग्निशन, जब कभी भी हम ईंधन को केवल उसको दबा करके दबाने के बाद उसका प्रेशर को हाई किया जाएगा, इतना हाई कर दिया जाएगा कि वो स्वतः ही जलने लग जाए, उनको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन का वर्गीकरण फिर दोबारा किया गया है, जैसा कि आप देख पाओगे पेट्रोल इंजन के अंदर और गैसोलीन इंजन के अंदर। तो स्पार्क इग्निशन इंजन को हम क्या कहते हैं, एसआई इंजन भी कहते हैं, है ना, एसआई इंजन भी कहा जाता है इसको। और कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन को हम सीआई इंजन भी कहते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन को सीधे सीधे हम पेट्रोल इंजन भी कह सकते हैं और कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन को हम डीजल इंजन भी कह सकते हैं सीधे सीधे, फिर जनरली यही टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन होता है दोनों ही चीज़ों का, पेट्रोल का और डीजल का। किसके बेसिस पे? स्ट्रोक के बेसिस पे। पेट्रोल इंजन को भी हम 4 स्ट्रोक के अंदर देखते हैं और पेट्रोल को 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। उसी प्रकार से डीजल इंजन को भी हम 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर एंड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर आगे हम फर्दर पढ़ेंगे इन चीज़ों को।
इसके बाद आता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर अगर हम बात करें तो कहाँ इनका प्रयोग होता है या कहाँ थे इनका, मतलब देखने को आप देखेंगे कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन आज के टाइम में बहुत कम ही नज़र आते हैं। जो इनका पहले इस्तेमाल किया जाता था वहाँ पे आप देख सकते थे जो रोड रोलर्स होते थे, जहाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा की हमको आवश्यकता होती थी, वहाँ इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आपको मैंने बताया भाप इंजनों में इस्तेमाल किया जाता था उसको, या आज के टाइम में गैस टर्बाइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के साथ इस देखेंगे हम इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर। तो इंटरनल कंबशन के अंदर जितनी भी आप आज के टाइम में देखते हैं, बाइक्स हो गई, स्कूटीज़ हो गई, 4 व्हीलर्स हो गए, या हैवी हमारा ट्रैक्टर हो गया, बसेस, ट्रक्स हो गए, ये सभी आज के टाइम में किस चीज़ के सिद्धांत पे काम करते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर। जो भी हमारा पेट्रोल या डीजल या सीएनजी जिसका भी दहन हो रहा है हमारा, वो सब क्या हो रहा है? इंजन के अंदर दहन हो रहा है, इसलिए सभी आते हैं इंटरनल कंबशन इंजन की श्रेणी के अंदर। चलिए इसको अभी डिटेल में आगे हम और पढ़ेंगे। इसके आगे आते हैं हम फ्यूल इंजेक्शन के बारे में। जो हम बात करेंगे जब डीजल इंजन के अंदर, तो डीजल के अंदर हमारा फ्यूल का इंजेक्शन किया जाता है एक फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से। हम इसमें देखेंगे डीजल इंजन के अंदर जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है, उस कंप्रेशन रेशियो के अंदर केवल हवा को कंप्रेस किया जाता है। उस कंप्रेस्ड हवा के ऊपर हम क्या करते हैं? एक इंजेक्टर के माध्यम से हाई प्रेशर डीजल को इंजेक्ट किया जाता है। उसके दो तरीके होते हैं, पहला होता है एयर ब्लास्ट इंजेक्शन और दूसरा होता है एयरलेस सॉलिड इंजेक्शन। इनको 3 तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन, जो जैसे मल्टी सिलेंडर इंजन्स होते हैं, 2 सिलेंडर, ट्रैक्टर के अंदर हम देखते हैं 3 सिलेंडर के भी इंजन्स होते हैं। तो हर किसी को एक प्रॉपर टाइमिंग पे डीजल की आवश्यकता होती है, प्रॉपर टाइम पे इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर हम 3 तरीके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे अभी आगे चल करके। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल इंजेक्शन, दूसरा होता है इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्शन, तीसरा होता है कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारा इसके अंदर इस्तेमाल होता है वो होता है कॉम्प्रेशन रेशो या कॉम्प्रेशन अनुपात, जिसको हम CR से दर्शाते हैं। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक क्या होता है? कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन के BDC के समय सिलेंडर की गैसों का आयतन व TDC के समय पिस्टन के ऊपर कंबशन चैम्बर में गैसों के आयतन के अनुपात को हम कॉम्प्रेशन अनुपात कहते हैं। तो उसको हम समझते हैं टोटल क्या कह सकते हैं। हमारा जो सिलेंडर होता है, जो पिस्टन सिलेंडर होता है हमारा, उसके अंदर हम जाएंगे तो ये पिस्टन, ये हो गया हमारा सिलेंडर, और ये हमारा यहाँ पे पिस्टन हो गया, ठीक ना। इसके अंदर तो यहाँ तक हम दिखा सकते हैं कि ये होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको हम VS से दिखाते हैं, और इसके ऊपर होता है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम, ये VC होता है। जो पिस्टन की TDC से लेके पिस्टन हेड के बीच का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होती है, उसको हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और जो BDC से लेके TDC तक चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको VC से दर्शाया गया है। यहाँ पर देख रहा है ना, VS क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम, और VC क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कहा जाता है उसको, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम का जो क्लियरेंस वॉल्यूम से जो रेशो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रेशन रेशो कहते हैं। पेट्रोल इंजन के लिए कॉम्प्रेशन रेशो क्या उतना होता है हमारा? 4 से लेकर के 10 तक जाता है ये। और हम डीजल के लिए जब इसको बात करेंगे तो तकरीबन 16 से लेकर के 20 तक का कॉम्प्रेशन रेशो देखा जाता है। अगला टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्रेशन प्रेशर के बारे में। तो कॉम्प्रेशन प्रेशर क्या होता है? कॉम्प्रेशन प्रेशर वो प्रेशर होता है, हाईएस्ट प्रेशर होता है, जो हमारे क्या होता है? कंबशन चैम्बर के अंदर हमको मिलता है। जो हमारा सेकंड स्ट्रोक होता है कॉम्प्रेशन, उसमें हाईएस्ट प्रेशर, जो उच्चतम दबाव हमको मिलेगा, उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन प्रेशर। चलिए इसकी थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस का। जैसे कि सबसे पहला है हमारा, हीट इंजन वह इंजन है जिनमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। तो हीट इंजन के क्या होता है? इसके अंदर हमारा जो उच्च गैसों को उच्च ताप पर फैला करके हम क्या प्राप्त करते हैं? शक्ति प्राप्त करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा B, ठीक ना, इसका B हो जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है? एक्सटर्नल कंबशन कौन सा नहीं है इसके अंदर? स्टीम इंजन या टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, या इनमें से कोई नहीं। हमने अभी क्या देखा था कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन के 2 प्रकार होते हैं, जिसके अंदर था स्टीम और टरबाइन। तो डीजल इंजन हमारा क्या है? एक इंटरनल कंबशन इंजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये C, कि हमारा ये डीजल इंजन
एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा, इनमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है। तो इंटरनल कंबशन इंजन हमारे कौन से होते हैं, स्टीम इंजन या टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, या इनमें से कोई नहीं। स्टीम और टरबाइन हम जानते हैं क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डीजल इंजन, जो कि क्या है, एक इंटरनल कंबशन, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये सभी क्या इंटरनल कंबशन इंजन है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है कहाँ। एक तो बाहर जलाया जाता है, क्योंकि इंजन से बाहर जलाया जा रहा है तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा स्पेस होता है, ज़्यादा जगह होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा बड़ा, कि बड़े स्थान हमको ज़्यादा जगह मिलती है एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन को जलाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल कंबशन, जिसमें केवल पिस्टन सिलेंडर के अंदर ही हमारा ईंधन जलना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन स्टार्ट होता है कम समय में, काफ़ी देर से, तुरंत, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनल कंबशन इंजन हमारे क्या होते हैं, कम समय में स्टार्ट हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत ही कम समय लेते हैं वो स्टार्ट होने के लिए। बाइक्स होती हैं, उसके अंदर हम एक सिंपल सेल्फ की मदद से या एक किक मार करके हम बहुत कम समय के अंदर इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है हमारा, स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन को हम क्या कहते हैं, पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। तो पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा क्या होता है, पेट्रोल और हवा का मिश्रण, जो सक्शन स्ट्रोक होता है हमारा पहला स्ट्रोक, उसके अंदर लाया जाता है। इसके अंदर तो ईंधन के रूप में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा और पेट्रोल के मिश्रण को, जो कार्बोरेटर हमको बना करके देता है एक सही अनुपात में। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, डी आंसर हो जाएगा, हवा और पेट्रोल का मिश्रण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, स्वचालित उत्सर्जन में दहन या ऑक्सीकरण के लिए संयोजित क्षेत्र क्या कहलाता है। विद्युत मफलर, बैक प्रेशर मफलर, बैक प्रेशर, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है हमारा, वो क्या करता है, जो हमको जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकल रही हैं, उन एग्जॉस्ट गैसेस को कम हार्मफुल बनाता है। जो प्रदूषण जिससे हमारा कम हो, जो एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट गैसेस जा रही हैं, उनके प्रदूषण को कम करने के लिए हमारा इसका इस्तेमाल किए जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स के। चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर। जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं चैप्टर के अंदर, वो हैं टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी को हम क्या कहते हैं, टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी को हम कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी हम कहाँ देखते हैं, पिस्टन जब हमारा मूव करता है सिलेंडर के अंदर, जो सबसे ऊपरी पोजीशन तक जहाँ तक पिस्टन जा सकता है, उसको क्या कहते हैं हम, टॉप डेड सेंटर। और जो पिस्टन का सबसे निचली पोजीशन होती है सिलेंडर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। इसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, डेड, DEAD। डेड किसको कहते हैं हम, मृत, या जो इंसान, जो चीज़ मर गई हो, ख़त्म हो गई, उसको डेड कहा जाता है। तो यहाँ क्या चीज़ डेड हो रही है, पिस्टन की वेलोसिटी को हम देखते हैं। पिस्टन का जो वेग है, जब पिस्टन हमारा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, नीचे जाएगी, तो ऊपर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी या वेग 0 हो जाता है, उसको हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। उसी प्रकार से जब पिस्टन नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद जब ऊपर आने के लिए अपनी वो दिशा परिवर्तित करता है, उस समय भी उसकी वेलोसिटी या वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जिस निचली पोजीशन पे वो वेलोसिटी 0 होती है, वेग 0 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। और यहाँ से इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आप देख पाओगे, स्ट्रोक, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टीडीसी से बीडीसी, या फिर हम कह सकते हैं बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, पिस्टन जो एक बार में मूव करेगी टीडीसी से बीडीसी, या फिर क्या कहेंगे हम, बीडीसी से टीडीसी, जो पिस्टन का मूवमेंट होता है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक हम आगे आने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चार तरह के स्ट्रोक हम पढ़ेंगे। पहला होगा सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर या एक्सपेंशन या फायरिंग स्ट्रोक कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रोक होता है हमारे लिए, और चौथा होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन चारों स्ट्रोकों की घटनाएं इंजन का चक्र कहलाती हैं। जब ये चारों एक क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, तो ये लगातार होते हैं, एक सीक्वेंस में जब होते रहेंगे तो अपने आप को ये रिपीट करते हैं। हर बार 4 हो जाएंगे, उसके बाद फिर रिपीट करेंगे। तो क्या हो रहा है, एक ही क्रिया को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो जब एक क्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद दोबारा जब क्रिया चलेंगी, तो उसको हम कहते हैं एक साइकिल। मतलब जो क्रम है वो एक निश्चित
जितने ऑपरेशन जो स्ट्रोक्स हैं हमारे निश्चित क्रम में हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। अर्थात इन कार्यों को करने पर इंजन अपना एक चक्र साइकिल पूरा करता है। ये चारों स्ट्रोक क्योंकि मुख्य रूप से पिस्टन द्वारा ही पूरे होते हैं, इसलिए पिस्टन स्ट्रोकों के आधार पर इंजन साइकिल के लिए निम्न दो सिद्धांतों का आविष्कार किया गया है। पहला कौन सा है, 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत, और दूसरा है हमारा 2 स्ट्रोक साइकिल। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक पेट्रोल, 4 स्ट्रोक पेट्रोल, उसी तरीके से 2 स्ट्रोक डीजल और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइकिल, डेफिनेशन ऑफ साइकिल, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम जो बार बार होता है उसको साइकिल कहते हैं। जो स्ट्रोक्स हैं हमारे वो क्या हो रहे हैं, लगातार तरीके से, सबसे पहले सक्शन ही होगा, फिर कॉम्प्रेशन, फिर एक्सपेंशन और फिर एग्जॉस्ट। ये जो क्रम है हमारे पास, निश्चित क्रियाएं हैं, ये सब क्या हो रही हैं, एक क्रम में हो रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। इंजन साइकिल से तात्पर्य उपयुक्त सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर या फायरिंग तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोकों के एक के बाद एक क्रम से होने से है, जिसे इंजन चलता है। अगला 4 स्ट्रोक साइकिल का सिद्धांत। 4 स्ट्रोक साइकिल के अंदर हमारा 2 आती हैं साइकिल, कौन सी, 4 स्ट्रोक SI इंजन और 4 स्ट्रोक CI इंजन। इन दोनों ही इंजन के अंदर जो हमारे 4 स्ट्रोक्स होते हैं वो हमारे किस में कंप्लीट होते हैं, 2 क्रैंक शाफ्ट के चक्करों में ये कंप्लीट होते हैं। क्रैंक शाफ्ट का पहला चक्कर हमारा कहाँ से शुरुआत होता है, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, और जो हमारा दूसरा चक्कर शुरुआत होता है वो होता है 360 से लेकर के 720 डिग्री तक। जो पहला 0 से 360 है, इसके अंदर 0 से लेकर 180 डिग्री तक हमारा पहला स्ट्रोक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक हमारा होता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। उसी प्रकार से जो दूसरा चक्कर होता है हमारा क्रैंकशाफ्ट का, उसमें 360 से लेकर के 540 डिग्री तक हमारा पावर स्ट्रोक होता है, और 540 से लेकर के 720 तक हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहलाता है। ठीक ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर 4 स्ट्रोक साइकिल के पेट्रोल इंजन की कार्य प्रणाली। तो पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा क्या होता है, 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहला सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो सक्शन स्ट्रोक होता है उसके अंदर हम क्या होता है, कार्बोरेटर के द्वारा जो हमारा हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनाया जाता है उसको सक्शन में लिया जाता है पहले स्ट्रोक के अंदर, फिर उसको कॉम्प्रेस किया जाता है, उसके बाद हमको पावर स्ट्रोक मिलता है, उसके बाद जलने के बाद गैसों को जिस स्ट्रोक में बाहर निकाला जाता है उसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। वो इस तरीके से हमारा वर्किंग साइकिल कंप्लीट होता है। इस साइकिल को हम आगे आने वाले वीडियोस में और कंप्लीटली इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें हम इसको और आगे ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वाल्व टाइमिंग। वाल्व टाइमिंग के लिए हमारा क्या होता है, जो हमारे इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं इंजन के अंदर, वो कब खुलेंगे और कब बंद होंगे, वो आता है हमारा वाल्व टाइमिंग के अंदर। जैसा कि जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होगा तो सक्शन स्ट्रोक के अंदर हमारा क्या होता है, जो इनलेट वाल्व है वो ओपन रहता है, ठीक है। उसके बाद जब कंप्रेशन स्ट्रोक आता है हमारा, उसके अंदर इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही क्लोज रहते हैं। जब तीसरा हमारे पास पावर स्ट्रोक आता है तो पावर स्ट्रोक के अंदर भी हमारा क्या होते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहते हैं। जो लास्ट हमारा आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसके अंदर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है और इनलेट वाल्व बंद रहता है। इन सभी को हम कंट्रोल करते हैं कैमशाफ्ट की मदद से, और कैमशाफ्ट ड्रिवन की जाती है एक बेल्ट के द्वारा, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा। और ये भी आपको याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जो कैमशाफ्ट की स्पीड होती है वो क्रैंकशाफ्ट की हाफ होती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम 2 स्ट्रोक साइकिल के सिद्धांत के साथ। 2 स्ट्रोक इंजन चलाने की साइकिल के 4 स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पिस्टन के 2 ही स्ट्रोकों में पूरे हो जाते हैं। मतलब कि क्रैंकशाफ्ट के होगा एक ही चक्कर के अंदर हमारे 4 स्ट्रोक क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल या फिर 2 स्ट्रोक इंजन्स भी कहा जाता है उनको।
इसमें क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में इंजन को शक्ति प्राप्त होती है, मतलब एक ही चक्कर के अंदर हमको एक पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। और 4 स्ट्रोक के अंदर क्या हो रहा था, क्रैंक शाफ्ट के जब 2 चक्कर लग रहे थे हमारे, उन 2 चक्करों के अंदर हमको एक पावर स्ट्रोक मिल रहा था। इसलिए हम क्या कहते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन को हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा, जो पहले आप देखते थे जो शिप्स वगैरह होते थे उन सब के अंदर 2 स्ट्रोक इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता था ज़्यादा ऊर्जा के लिए, लेकिन इनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती थी। इसलिए आज के टाइम में इन सबको धीरे धीरे एलिमिनेट करते जा रहे हैं, इनको हटाया जा रहा है सभी जगह से। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन्स के अंदर वाल्व्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाल्व्स की जगह प्रयोग किया जाता है हमारा किस चीज़ का, पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पोर्ट्स हैं, और पोर्ट्स के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर कितने पोर्ट्स होते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर हमारे पास 3 प्रकार के पोर्ट्स होते हैं। 3 पोर्ट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा, इनलेट पोर्ट, दूसरा होता है हमारे पास एग्जॉस्ट पोर्ट, और तीसरा होता है हमारे पास ट्रांसफ़र पोर्ट। पोर्ट एक बेसिकली क्या होता है कि एक चैम्बर के अंदर जो पिस्टन का मूवमेंट होता है, जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर के अंदर जगह छोड़ी जाती है, जो पिस्टन के ऊपर नीचे जाने की वजह से वो क्या होते हैं, अब खुद ब खुद बंद होता जाता है पिस्टन की मदद से, और क्लोज होते हैं वो पोर्ट्स, मतलब खाली जगह होती हैं जहाँ से हमारा पेट्रोल या डीजल हमारा सिलेंडर के अंदर आता है, तो वो पोर्ट्स कहलाते हैं। इसके अंदर वाल्व्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला आता है हमारे पास टॉपिक 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के इंजनों में इंजन साइकिल के प्रथम अपवर्ड स्ट्रोक में सक्शन द्वारा केवल साफ वायु क्रैंकेज में आती है। तो जैसा कि हमारे पास 4 स्ट्रोक डीजल के अंदर भी होता है कि जो पहला स्ट्रोक होता है हमारा सक्शन स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए, उसमें केवल और केवल प्योर हवा को, साफ हवा के अंदर उसको अंदर लाया जाता है, और उसकी उस खाली हवा को ही हम कॉम्प्रेस करते हैं। जो हमारा पावर स्ट्रोक जब आता है हमारा, तो हम डीजल को एक इंजेक्टर की मदद से हाई प्रेशर पर उसके अंदर छिड़काव किया जाता है उसका, और इंजेक्टर में छिड़काव किया जाता है, और क्योंकि हवा जो कंप्रेस की गई है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर दी जाती है, उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी मदद डीजल के छिड़काव करते ही वो अपने जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है इसका, स्वतः जलनशील जो तापमान होगा उस पर वो पहुंच जाता है, और बहुत रफ्तार से वो जलना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, जो गैसें हमारी जलने की वजह से फैलती हैं और हाई उच्च दबाव मिलता है हमको, जिसकी वजह से हमारी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ चलती है और उससे हमको शक्ति मिलती है। 2 स्ट्रोक इंजन के प्रकार में सिंगल एक्टिंग इंजन्स होते हैं, डबल एक्टिंग होते हैं, जिसमें हमको क्या होगा, जब पिस्टन के एक ही तरफ ईंधन को जलाया जाता है तो उसको हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर्स कहते हैं, और जब दोनों तरफ पिस्टन की जब दोनों तरफ मूवमेंट में दोनों तरफ ईंधन को जलाया जा रहा है उसके, तो उसको हम डबल एक्टिंग सिलेंडर्स कहते हैं। अपोज्ड पिस्टन 2 स्ट्रोक इंजन, जब पिस्टन टीडीसी की ओर चलता है उस समय इनलेट पोर्ट से हवा आती है। जो 2 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं हमारे अंदर, पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर टीडीसी के ऊपर चलना शुरू होता है, तो क्या होता है, हमारा पिस्टन के ऊपर मूवमेंट की वजह से इनलेट पोर्ट क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिसमें से हमारी जो हवा है वो क्रैंक केस के अंदर एंटर कर जाती है। पिस्टन टीडीसी की ओर जाने से इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद रहते हैं, ऊपर शुरू हो जाएगी, तो इनलेट थोड़ा मूव करने के बाद में इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ही हमारे बंद हो जाते हैं, हवा कंप्रेस रहती है, जिस कारण टीडीसी से कुछ डिग्री सेल्सियस पूर्व ही डीजल का स्प्रे होने से डीजल जलने लगता है। जो उसके अंदर हवा हमारी कंप्रेस हुई है उसके ऊपर क्या होगा, इंजेक्टर की मदद से एक स्प्रे फॉर्म में डीजल का छिड़काव होता है, इस कारण फायरिंग में पावर स्ट्रोक होते हैं। जब पिस्टन बीटीसी की तरफ पावर के कारण जाती है, जो हाई प्रेशर गैस होंगी पिस्टन पर दबाव बनाएंगी, उसकी वजह से नीचे की तरफ पिस्टन को धकेला जाएगा। लोअर स्ट्रोक पर पहुंचने से पहले ही उसको स्ट्रोक 12 डिग्री पहले ही उसको ओपन कर दिया जाता है एग्जॉस्ट पोर्ट को, जिससे कि जो हमारा जली हुई गैसें हैं वो बहुत जल्दी ही सिलेंडर से बाहर निकल जाए। इससे हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है इंजन की बढ़ जाती है।
चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका कुछ अभ्यास करते हैं क्वेश्चंस की मदद से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है ऊपरी और निचली सीमा? टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, TDC और तथा BDC। सी इसके अंदर नहीं है, एक टाइपिंग मिस्टेक है, उस पर आप मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिया में हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना कहलाता है? ठीक है, जब क्रिया हमारे निश्चित क्रम में होती हैं तो उनको क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी या साइकिल या एम्पलीट्यूड या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था कि साइकिल, जब किसी क्रिया के अंदर कोई क्रम लगातार एक निश्चित क्रम में होते हैं, कोई क्रिया जब निश्चित क्रम में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? दबा हुआ जो हमारा, चाहे हवा पेट्रोल का मिश्रण हो या खाली हवा हो, जब उसको जलाया जाता है किस स्ट्रोक में? पावर स्ट्रोक के अंदर जब जलता है उसी को हम, तीसरा स्ट्रोक होता है हमारा पावर स्ट्रोक, जिसके अंदर दबे हुए ईंधन और हवा के मिश्रण को हम जलाते हैं पेट्रोल इंजन के अंदर और हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो ये पावर स्ट्रोक आंसर हो जाएगा ए। ठीक ना। अगला आता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में कहाँ से चलेगा? किसी भी चीज़ को दबाया जाता है, मतलब जब पिस्टन हमारा क्या था, बॉटम डेड सेंटर पर रहता है, उस टाइम पे हमारा सिलेंडर हवा और पेट्रोल के मिश्रण से भरा हुआ रहता है। तो पिस्टन जब BDC से TDC की तरफ चलेगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो उसके अंदर मिश्रण था हवा पेट्रोल का, उसको वो दबाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर इसके अंदर हमारा ठीक हो जाएगा। ये बी आंसर, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसके अंदर पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को, ऑप्शन है इसके अंदर, और ज़्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावर स्ट्रोक के अंदर हम क्या करते हैं? जो ईंधन था हमारा उसके अंदर हम उसको जलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है। गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है TDC से BDC की तरफ, BDC से TDC की तरफ, नीचे की तरफ, B और C दोनों। बताइए क्या होगा जब गैस फैलेगी? मतलब क्या होगा जब गैस हमारी जलेगी? पावर स्ट्रोक के अंदर गैस जलती है तो हमारा क्या होता है? पिस्टन हमारा TDC से BDC की तरफ, ए इसका आंसर हो जाएगा हमारा। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ हमारा पिस्टन चलना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 7th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या कहा गया? सिलेंडर में पिस्टन की गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं। सिलेंडर में पिस्टन की गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को हम कहते हैं क्या? टॉप डेड सेंटर TDC। ठीक ना, जो ऊपर जिस पॉइंट पर पिस्टन हमारी पहुंचती है इस पर अधिकतम हमको दबाव मिलता है, उसको हम TDC कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है। समय से पहले, पहले का मतलब ये याद रखिएगा, जिससे ऑप्शन में आपको दिए गए हैं वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा वाल्व लीड। वाल्व क्या क्या कहते हैं? लीड माने होता है किसी चीज़ का आगे चलना। ठीक है, मतलब अगर जो उसका टाइम आने वाला है किसी चीज़ को, मतलब पिस्टन के जब ऊपर मतलब टॉप डेड सेंटर पे पहुंचना आता है तब उस वाल्व को खुलना चाहिए था, लेकिन वो वाल्व क्या कर गया? पहले ही खुल गया, मतलब वो वाल्व क्या आगे चल रहा है उसके अंदर। तो लीड उसके अंदर वर्ड याद रखिएगा, LEAD होता है। लीड माने होता है आगे चलना। उसी प्रकार से लैग जो आप वर्ड देख रहे हो LEG लैग कहते हैं। लैग माने हो जाता है पीछे, मतलब किसी वाल्व को खुलना था लेकिन वो खुला ही नहीं है टाइम, उसका मतलब जो पिस्टन है वो आगे मूव कर गया, या हम कह सकते हैं क्रैंक शाफ्ट एक, तो जैसे कि आप सिंपल कहेंगे जो इनलेट वाल्व है हमारा वो 0 से लेकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पेट्रोल इंजन के अंदर खुला रहता है, लेकिन वो 180 डिग्री पे बंद नहीं हो रहा है, 180 से भी कुछ 10 या 15 डिग्री सेंटीग्रेड बाद तक वो खुला रह रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाल्व लैग हो गया। उसी प्रकार से
एग्जॉस्ट वाल्व को हमारा क्या होता है 720 डिग्री सेंट, जब हमारा तीसरा स्ट्रोक चल रहा होगा मतलब 540 से 720 एग्जॉस्ट, तो 540 पे ओपन होना होता है, लेकिन वो 540 पे ना ओपन होकर के कुछ 15 से 20 डिग्री पहले ही आपका ओपन हो जाता है, वो पहले खुल जा रहा है, उसको कहते हैं हम वाल्व लीड, जिससे जो जली हुई गैस है वो जल्दी से जल्दी इंजन से बाहर निकल जाए, इसलिए उसको हम वाल्व लीड का टर्म इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन आता है पेट्रोल इंजन में कंबशन रेशियो होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। पेट्रोल इंजन के अंदर जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 4 से लेकर के 10 तक का, मतलब जो ए ऑप्शन हो जाएगा 1:4 से 1:10 तक का। यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो, तो आप क्या करते 16 से लेकर 20 तक का, उसमें आप आंसर क्वेश्चन के ये जो कंप्रेशन रेशियो होते हैं ना, हर बुक में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, तो एक रेंज याद रखिएगा अप्रोक्स, उसके आसपास में ही आप टिक कीजिएगा उसको। तो पेट्रोल के लिए 4 से लेकर 10 तक और डीजल के लिए 16 से लेकर 20 तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर होता है, तो ये आप याद रखिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। जो कंप्रेशन प्रेशर होता है वो 350 से लेकर 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक होता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है डीजल ऑयल को जलाने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है। डीजल ऑयल को जलाने के लिए कितने ताप की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा 300 से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ए आंसर जो है। जो डीजल ऑयल होता है उसको जलाने के लिए 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की हमको आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का ताप कितना हो जाता है। डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद चैम्बर का ताप कितना, जो अधिकतम एक तरह से कंप्रेशन के बाद सबसे ज़्यादा तापमान आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, तो ये 600 से लेकर के 800, ये याद कर लीजिएगा 600 से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान हमको कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद देखने को मिलता है सिलेंडर के अंदर, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो 2 स्ट्रोक इंजन हम कहाँ देखते हैं, बाइक्स के अंदर। तो बाइक के अंदर किस प्रकार की कूलिंग की जाती है, एयर कूल्ड होते हैं, फिन्स लगाए जाते हैं इंजन के ऊपर, जो जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाता है और इंजन कूल होते हैं, तो वो एयर कूल्ड कैटेगरी के अंदर हमारे आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, बी, एयर कूल्ड इंजन। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में होते हैं पावर तथा एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट तथा सक्शन, सक्शन तथा कंप्रेशन या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन मिल जाएगा, हमको सी ऑप्शन मिल जाएगा, सक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन के पहले स्ट्रोक के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इनलेट पोर्ट खुलता है, कब खुलता है इनलेट पोर्ट, सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में या एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, बताइए। 15 के ए इसका आंसर हो जाएगा कि सक्शन स्ट्रोक, जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा होता है हमारा उस टाइम पे इनलेट स्ट्रोक खुलता है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है बीडीसी पर, टीडीसी पर, ए बी दोनों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन है, जब हमारा ईंधन कंप्रेस्ड रहता है हाई प्रेशर पे, तब ईंधन को चाहे तो वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, या 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो, इसका आंसर हमेशा क्या रहने वाला है हमारा, बी आंसर, टीडीसी रहेगा। ईंधन जब भी जलेगा वो हाई प्रेशर उनको टीडीसी पे ही मिलता है, उच्चतम जो दाब मिलता है, तो इसका आंसर कभी भी कैसा भी आता है ये क्वेश्चन, पेट्रोल पे आए, डीजल पे, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, तो कहाँ जलता है वो हमेशा ईंधन हमारा हमेशा टीडीसी पोजीशन पर ही जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग होता है सिलेंडर को चार्ज करने के लिए या पावर स्ट्रोक के लिए, ताज़ा ईंधन आने के तथा जली गैस निकालने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए होता है पोर्ट्स का इस्तेमाल, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके अंदर,
ताज़ा ईंधन आने के लिए तथा जली गैसों को बाहर निकालने के लिए हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में ताज़ा मिश्रण आता है कहाँ से? सिलेंडर में आता है या ट्रांसफर पोर्ट में आता है या क्रैंककेस में आता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा आप, कहाँ आता है? इनलेट पोर्ट हमारा क्रैंककेस पे बना रहता है, वो जो आता है क्रैंककेस के अंदर आता है। इसका भी हम आगे और भी पढ़ेंगे। 2 स्ट्रोक के लिए एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा मैं इसके बाद में। 4 स्ट्रोक पेट्रोल की, 2 स्ट्रोक पेट्रोल की, उसके 4 स्ट्रोक डीजल, 2 स्ट्रोक डीजल, उसके अंदर हम प्रॉपर इनकी वर्किंग विद फिगर्स के साथ में हम देख पाएंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी उस टाइम पे। 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा इंजन अधिकतम ईंधन दक्षता रखता है? ऑप्शंस हैं वी इंजन, इनलाइन इंजन, रेडियल इंजन या अपोज्ड इंजन। तो इसके लिए आप याद रखिएगा क्या कि रेडियल इंजन जो होते हैं हमारे पास, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी या ईंधन दक्षता हमको, फ्यूल एफिशिएंसी हमको देते हैं। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के इंजन में अच्छी बैलेंसिंग और अधिक समांतर टॉर्क पाई जाती है? तो इसमें आप याद रखेंगे क्या? वी इंजन। जो वी इंजन होते हैं हमारे पास, में 2 सिलेंडर होते हैं, वी आकार में दोनों ही लगे रहते हैं। उसके अंदर हमके अंदर सबसे अच्छी बैलेंसिंग और यूनिफॉर्म टॉर्क, जो कहेंगे ना, अधिक समांतर टॉर्क पाया जाता है इस इंजन के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल साइकिल में ज्वलन क्रिया किस स्थान पर होती है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखने को मिलेगा कि डीजल साइकिल के अंदर, जो हम डीजल साइकिल पढ़ते हैं, डीजल साइकिल के अंदर जो ईंधन का जलाया जाता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे जलाया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। इसी तरीके से समान क्वेश्चन बनता है किस पे? पेट्रोल इंजन पे, कि पेट्रोल साइकिल के अंदर ज्वलन क्रिया किस स्थान पर होती है? तो वहाँ आपके पास आता है कांस्टेंट वॉल्यूम। जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ये हो जाएगा पेट्रोल साइकिल के लिए, या उसको हम ऑटो साइकिल भी कहते हैं। तो ऑटो साइकिल के ऊपर या पेट्रोल की पूछा जाएगा कि जो जलन होता है, ईंधन का जलना होता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। और डीजल साइकिल के अंदर कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट दबाव पर ईंधन का जलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, वाल्व टाइमिंग क्या दर्शाती है? ऑप्शंस हैं फ्लाईव्हील एवं पिस्टन की गति के संबंध में आईसी इंजन में वाल्व का खुलना एवं बंद होना। बी ऑप्शन है पिस्टन की गति के संबंध में आईसी इंजन में वाल्व का खुलना एवं बंद होना। सी फ्लाईव्हील की गति के संबंध में आईसी इंजन में वाल्व का खुलना एवं बंद होना। या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा ए। इसका आंसर हो जाता है कि फ्लाईव्हील एवं पिस्टन की गति के संबंध में आईसी इंजन में वाल्व का खुलना एवं बंद होना। जो वाल्व है हमारे, वो किस टाइम पे ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, वो सब क्या होता है? पिस्टन की गति के ऊपर रहते हैं। फ्लाईव्हील के और पिस्टन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कहाँ उनको ओपन होना है, क्लोज होना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, पावर स्ट्रोक और पिस्टन के प्रतिरोध में पिस्टन पर उच्च दाब लगाया जाता है, वह कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है। ठीक, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ मैं। पावर स्ट्रोक और पिस्टन के प्रतिरोध में पिस्टन पर उच्च दाब लगाया जाता है, ये कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? पावर एंड कंप्रेशन। ठीक, इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे। जल्द मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।